तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के ऊपर ये पार्ट 2 है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की दूसरी क्लास है। और ऐसे हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसमें हम लोग 13वीं क्लास को कर रहे हैं, ठीक ना। कौन से क्लास को कर रहे हैं? 13वें क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ठीक ना, 13वें क्लास को। तो आज के वीडियो में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन में क्या बोला गया था तकनीकी और शिक्षा प्रबंध के लिए। मेकिंग द सिस्टम वर्क, किस प्रकार का सिस्टम बनाएंगे कि एजुकेशन के फील्ड में हम अच्छा वर्क कर लेंगे। रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस, कंटेंट में हम क्या इंक्लूड करेंगे। टीचर कैसे होंगे, द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन कैसा होगा, रिसोर्स एंड रिव्यू कैसा होगा, और फ्यूचर के बारे में क्या एस्पेक्ट्स हैं, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए क्या उद्देश्य था एनईपी 1986 का। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा, ठीक ना, 1 से 5 तक की जो शिक्षा होती है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में जो एनईपी 1986 था उसका क्या उद्देश्य था, नामांकन सार्वभौमिकरण करना, ठीक ना। मतलब कि जो बच्चे इनरोल्ड होते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए उसका यूनिवर्सलाइजेशन करना, यानी कि हमारे देश में जितने भी जगह हैं, जितने गांव हैं, जितने सिटी हैं, हर जगह प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर हम इनरोल्ड की संख्या को बढ़ाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या होंगे, इनरोल्ड होंगे प्राथमिक शिक्षा के लिए। 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होगी प्राथमिक, और अनिवार्य भी होगी, कंपलसरी होगी, उनको वो पढ़ना ज़रूरी होगा, ठीक ना। एलिमेंट्री एजुकेशन के स्तर पर बाल केंद्रित शिक्षा होंगी, जो टीचर है वो बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, उनके क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या नीड है, ठीक ना, तो उनके हिसाब से पढ़ाएगा। तो पहला का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। एलिमेंट्री एजुकेशन के उद्देश्य थे नामांकन सार्वभौमिकरण करना, एनरोलमेंट यूनिवर्सलाइजेशन करना, 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा करना, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक ना। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए विद्यालय का स्वरूप या व्यवस्था कह लीजिए कैसी होंगी। जो प्राथमिक शिक्षा स्तर पे जो विद्यालय होंगे उनमें क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, ठीक ना। तो 2 बड़े पक्के रूम होंगे, ठीक ना, खिलौने होंगे, श्यामपट्ट होंगे, नक्शा होंगे, चार्ट होंगे। क्योंकि हम बुक्स से तो छोटे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनको हम विजुअलाइजेशन कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमको टेबल पढ़ाना है तो एक चार्ट रहेगा, तो चार्ट पे हम 1 2 दिखा के पढ़ाएंगे, ठीक ना। और उसी प्रकार यदि हमें अल्फ़ाबेट पढ़ाना है A to Z, तो हम ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का सिंबल होना चाहिए। अगर बच्चा सिंबल एप्पल का देखेगा तो वो जल्दी सीख जाएगा, उसकी जो अधिगम होगी वो ज़्यादा मात्रा में होगी, ठीक ना। कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए प्राथमिक विद्यालय में, उसमें से एक महिला शिक्षक होना ज़रूरी है, ठीक ना। तो जो 2 का ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो विद्यालय की व्यवस्था होगी, 2 बड़े पक्के रूम होंगे, खिलौने होंगे, श्यामपट्ट होंगे, नक्शा होंगे, चार्ट होंगे, कम से कम 2 शिक्षक होंगे, उसमें एक महिला ज़रूरी है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब क्या है, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो हम फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं उसी को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज को कैसे फुलफिल किया जाए उसके लिए जो योजना को लाया गया था, जिस एक ऑपरेशन की बात की गई थी, तो उसको हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पहले तो ये जान लीजिए कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए था, ठीक ना। इसके अंतर्गत क्या आता है कि विद्यालय में 2 बड़े पक्के रूम होंगे, खिलौने होंगे, श्यामपट्ट होंगे, नक्शा होंगे, चार्ट होंगे, कम से कम 2 टीचर होंगे, उसमें एक महिला टीचर होंगी, ठीक ना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है एनईपी 1986 में, ठीक ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे थोड़ा हाईलाइटेड करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक।
चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत कैसे बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई थी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा देने की बात एनईपी 1986 में कही गई थी। तो जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं यानी कि वे चाइल्ड जो ड्रॉप आउट्स हैं, ठीक ना, तो सही है ये भी। जो बालक बालिका घर से बाहर नहीं जा पाते, कुछ लोग को घर से बाहर ही नहीं जाने दिया जाता, बोलता है घर में काम करो, या फिर किसी भी परिस्थितियों के वजह से वो घर से बाहर जाके पढ़ाई करने के योग्य नहीं होते, तो वो घर बैठे बैठे अपनी शिक्षा को पूरी करते हैं, तो ये भी सही है। जिनके आसपास या उनके क्षेत्र में स्कूल ही नहीं होते, आज भी पता है कि हमारे भारत में कई ऐसे रूरल एरिया हैं, ठीक ना, कई ऐसे मतलब इंटीरियर एरिया हैं, आदिवासी इलाके हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति रहते हैं, वहाँ पे विद्यालय की व्यवस्था नहीं होती है, तो उसके लिए निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है और उसमें किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए बात कही गई है। तो जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं उनके लिए, जो बालक बालिका घर से बाहर नहीं जा पाते उनके लिए, जिनके आसपास या उनके क्षेत्र में स्कूल नहीं होता उनके लिए। तो चौथा का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एनईपी 1986 की उच्च शिक्षा स्तर पर विशेषता है। यानी एनईपी 1986 में उच्च शिक्षा स्तर मतलब यूजी अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा है। तो अंडर ग्रेजुएट के लेवल पर क्या कहा गया है एनईपी 1986 में, इग्नू का प्रसार किया जाए। एनईपी 1986 कब आया, 1986 में। इग्नू यानी इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय या कह लीजिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, 1985 में। ठीक ना, तो स्थापना तो 1985 में ही हो गई थी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेकेंड हमारा 1986 में आया था। तो इसका डेवलपमेंट या इसका प्रसार कैसे किया जाए इस बात पे जोर दिया गया था। डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिए जाने के लिए बात की गई थी। उच्च शिक्षा स्तर पर गांव तक विश्वविद्यालयों को पहुंचाने की बात कही गई थी। ठीक ना, तो गांव तक हम विश्वविद्यालयों को कैसे पहुंचाएंगे, ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से। क्या है, आज इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से, चाहे आप रूरल एरिया के हों चाहे फिर आप अर्बन एरिया के हो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी में आपको विद्यालय तो जाना नहीं है, आपको किसी सेंटर में आप अपने आसपास के जो महाविद्यालय होंगे उनमें जाकर एग्जाम देना है खाली, और क्लासेस वगैरह करने जाना नहीं है। आपकी जो असाइनमेंट होती हैं, जो प्रैक्टिकल होती हैं, वो वेबसाइट इग्नू के वेबसाइट पे आप सबमिट कर देते हो, या फिर अपने जो आसपास के महाविद्यालय है वहाँ पे जाके सबमिट कर देते हो, तो काम आपका हो जाता है। ठीक ना, तो एनईपी 1986 में उच्च शिक्षा स्तर पर बोला गया कि इग्नू का प्रसार किया जाएगा, डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, और रूरल, ठीक ना, रूरल यानी कि गांवों तक विश्वविद्यालयों को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा बाय ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक ना, हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एनईपी 1986 में तकनीकी एवं शिक्षा प्रबंध की किस बात परिप्रेक्ष्य में की गई थी। यानी एनईपी 1986 में तकनीकी एवं शिक्षा प्रबंध की बात किस परिप्रेक्ष्य में की गई थी, कि शिक्षा एवं तकनीकी एवं शिक्षा प्रबंध जो है वो हम कैसे मतलब लाएंगे, मतलब किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक ना, तो जो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, वर्तमान परिदृश्य के अनुसार तकनीकी को लागू किया जाएगा। आपको पता है कि जो जनरेशन चल रहा है उसी के अनुसार हम टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए कि आज हमारा क्या है, आज जो जनरेशन है विदाउट कंप्यूटर के आप कोई वर्क नहीं कर सकते। ठीक ना, आज हमारा भारत डिजिटल इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, हर प्लेटफॉर्म पे हमें डिजिटलाइज होने की ज़रूरत होती है। विदाउट डिजिटल हम एक दिव्यांग की तरह महसूस करते हैं। तो ऐसे में जो फील्ड ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे भी कंप्यूटर की मांग हो रही है। आप देखे होंगे कि जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्टडी वगैरह भी होती हैं, तो अब ऑनलाइन ब्लैक बोर्ड से पढ़ाया जाता है, मतलब कि डिजिटल ब्लैक बोर्ड से पढ़ाया जाता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में भी डिजिटल ब्लैक बोर्ड को डाल दिया गया है। तो इस प्रकार से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर के माध्यम, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के माध्यम से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को बहुत सारे विद्यालयों में इम्प्लीमेंट किया जा चुका
चुका है और बाकियों में किया जा रहा है। तो जनरेशन के हिसाब से जिस जनरेशन में जैसे टेक्नोलॉजी की नीड होती है उस प्रकार के टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में की गई है, ठीक ना। शिक्षकों को ज़्यादा प्रशिक्षित किया जाए, ये गलत है। पुस्तकालय को बड़े आकार में बनाया जाए, ये भी गलत है। भवनों का स्वरूप विशाल हो, ये भी गलत है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में तकनीकी एवं शिक्षा प्रबंध की बात वर्तमान परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में की गई है कि जैसा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा होगा उस प्रकार के टेक्नोलॉजी को उस प्रकार के टेक्नोलॉजी का हम इन्वेंशन करेंगे और इन्वेंशन हुई टेक्नोलॉजी को हम फील्ड ऑफ एजुकेशन में अप्लाई करेंगे, ठीक ना। फिर हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में किस प्रकार के शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात की गई है, यानी टीचर एजुकेशन के लिए क्या बोला गया है। जैसे कि जो बीएड कर रहे हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोला गया है, ठीक ना। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी वो क्या बोली थी कि हम शिक्षकों को प्रशिक्षित करके ही अपॉइंट करेंगे। जो शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होंगे उनको जॉब नहीं दिया जाएगा, यानी उनको प्राथमिक विद्यालय हो या फिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, किसी में नहीं रखा जाएगा। तो सेवारत शिक्षक यानी जो इन सर्विस हैं, ठीक ना, इन सर्विस यानी जिनका जॉब लग चुका है उनको भी हम समय समय पर प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि हमारे जो समाज है उसमें चेंजिंग लगातार होते रहता है। तो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग के हिसाब से जो सेवारत शिक्षक हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और सेवा पूर्व शिक्षक जिनका अभी सेवा में नहीं आए हैं, ठीक ना, तो उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे कि आप बीएड करते होगे, डीएलएड करते होगे तो आपकी इंटर्नशिप वगैरह तो होती है, तो आपको प्रशिक्षण ही दिया जाता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सेवारत व सेवा पूर्व शिक्षक दोनों को प्रशिक्षण देने की बात एनईपी 1986 में की गई है, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन, एनईपी 1986 के तहत किसकी स्थापना की बात कही गई है, ठीक ना। क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत किसको इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी। एनसीईआरटी को तो नहीं, एनसीईटी को नहीं, एससीईआरटी को नहीं, डायट की स्थापना की बात एनईपी 1986 में कही गई थी, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एनईपी द्वितीय कब बनी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वितीय कब बनी थी। तो आपको तो पता है कि 1986 में द्वितीय बनी थी, पहली आई थी 1968 में, ठीक ना। तो 1986 में बनी थी ये तो पता है, लेकिन आपको मंथ पता नहीं होगा और आपका नंबर कट जाएगा। तो अगस्त में बनी थी कि मार्च में बनी थी कि अप्रैल में बनी थी कि जुलाई में बनी थी। तो याद कर लीजिए कि अगस्त 1986 में आपकी द्वितीय एनईपी बनी थी, ठीक ना। फिर इसके बाद हम 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, ईसीसीई का पूरा नाम बताइए। तो ईसीसीई का पूरा नाम क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसको कि हम बोलते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था होगी, ठीक ना। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। तो आज के वीडियो में हम लोग एनईपी 1986 को 2 वीडियो के माध्यम से टोटल कवर कर दिए। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी है। अगर आपके पास अलग से नोट्स वगैरह हैं तो आप उससे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जैसा कि MGKVP का एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए। और सिलेबस मैंने इस चैनल पर कवर कर दिया है, तो सिलेबस के अंदर जितने टॉपिक हैं उसको आप बाई मेनी सोर्स के माध्यम से आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जब बैठिए तो आपको क्वेश्चन फटाफट आए और आपको ऐसा न लगे कि आप बिना पढ़े लिखे एग्ज़ाम में बैठे हैं, ठीक ना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक ना। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं देख लूँगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर कल की वीडियो आएगी।